हाय फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसके अंतर्गत हम सीखेंगे सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, एसोनेंस और राइम के बारे में। ये सारे टॉपिक्स इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए, साथ ही साथ वे कैंडिडेट्स जो रीड की एग्ज़ाम दे रहे हैं, सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की इंग्लिश से एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर टीजीटी इंग्लिश या पीजीटी इंग्लिश की एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही उपयोगी रहेगा। तो आप एक बार ध्यान से इस वीडियो को देखें और इन सभी फिगर्स ऑफ स्पीच को ठीक से समझें। रीट 2017 के क्वेश्चन पेपर को जब एनालिसिस किया गया तो देखा गया कि 4 क्वेश्चंस फिगर्स ऑफ स्पीच से लिए गए थे। उन चारों क्वेश्चंस को यहाँ इस वीडियो लेक्चर में इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो उन क्वेश्चंस को एक बार स्टडी करते हैं, देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस थे और किस तरह के आंसर्स, कैसे उनके आंसर्स दिए जाने हैं। सबसे पहले एक पोएटिक स्टेंजा दिया गया, जिसको मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ यहाँ पे। Your love and pity doth the impression fill, which vulgar scandal stamped upon my brow. For what care I who calls me well or ill, so you have green my bed, my good allow. यहाँ पे आप देखिए कि एक पोएटिक स्टेंजा है। इससे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है द राइम स्कीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट इज, मतलब दिए गए पद्यांश की राइम स्कीम क्या है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो राइम स्कीम जानने के लिए हमें किसी भी स्टेंजा का जो लास्ट वर्ड है उसको ऑब्जर्व करना रहता है। जैसे इसी स्टेंजा को ले तो हमारा ध्यान राइम स्कीम फाइनल करते समय लास्ट वर्ड पे ध्यान जाना चाहिए, जैसे फिल, ब्रो, इल और अलाउ। ये चारों वर्ड्स के अकॉर्डिंग हमारी राइम स्कीम होगी। फिल की जो साउंड है उसको ऑब्जर्व करो, इससे मिलती जुलती साउंड फिल के साथ में इल की साउंड है, ब्रो के साथ अलाउ की साउंड है। तो इस स्टेंजा की राइम स्कीम हो गई ए बी ए बी। ये कैसे हुई, इस चीज़ को हम, इस स्टेंजा की राइम स्कीम हमने ए बी कैसे निर्धारित की, ये चीज़ हम डिटेल से इसी वीडियो लेक्चर में आगे जब राइम टॉपिक को कवर करेंगे तो इसको ठीक से समझेंगे। आगे के क्वेश्चंस को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द वुल्फ विद इट्स बेली स्टिच्ड फुल ऑफ बिग पेबल्स, निबलिंग walls parked like black pine forest against red sky over blue snow. Which figure of speech is used in the above extract? अब इस दिए गए एक्सट्रैक्ट में दी गई लाइन्स में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है? तो आप यहाँ ध्यान से देखें। जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमको पता लगता है कि निबलंग वॉल्स बार्ब्ड लाइक ब्लैक पाइन फॉरेस्ट, इस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है और फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है सिमिली। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सिमिली। सिमिली कैसे हुई, हम जब सिमिली इसके बाद पढ़ रहे हैं तब मैं आपको इसको समझाऊंगा और आप खुद इसको सॉल्व करने में सक्षम होंगे। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज समटाइम्स कॉल्ड वोकेलिक राइम? वोकेलिक राइम कौन से फिगर ऑफ स्पीच का दूसरा नाम है? तो मैं मित्रों आपको बता दूं कि एसोनेंस एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसको वोकेलिक राइम के नाम से भी जानते हैं। वोकेलिक राइम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि एसोनेंस में क्या होता है कि जो वोवल साउंड है उसका रिपीटेशन होता है। तो जहाँ पे वोवल साउंड्स का रिपीटेशन होता है उसको हम एसोनेंस बोलते हैं और इसका दूसरा नाम वोकेलिक राइम भी है। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, विच फिगर ऑफ स्पीच इज कॉमन इन टंग ट्विस्टर्स, जिंगल्स एंड नॉनसेंस वर्ड्स? अब सबसे पहले आप ये समझो कि टंग ट्विस्टर्स क्या होते हैं। आपने हिंदी में भी सुना होगा, हिंदी में भी ऐसे टंग ट्विस्टर्स हैं जिनका प्रयोग, टंग ट्विस्टर्स वो वर्ड्स होते हैं, वो फ्रेजेज होते हैं जिनको हम अपने उच्चारण को सुधारने के लिए प्रयोग में लाते हैं। जैसे आपने सुना होगा, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, ये एक टंग ट्विस्टर है। या चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, ये एक गाना सुना होगा आपने। तो ये सभी टंग ट्विस्टर्स है। तो इस तरह के टंग ट्विस्टर्स में हम कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं? तो हमारा आंसर होगा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में इस तरह के टंग ट्विस्टर्स एलिट्रेशन के अंतर्गत ही आते हैं। अब कैसे ये आंसर आया हम आगे इसको एक एक करके समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिमिली। In
In a simile, a comparison between two distinctly different things is explicitly indicated by the word like or as। यहाँ पे आप ध्यान दें कि टू डिस्टिंक्टली डिफरेंट थिंग्स, दो अलग अलग चीज़ें, इज एक्सप्लिसिटली यानी क्लियरली, स्पष्टतया, उनमें स्पष्टतया एक इंडिकेशन होता है, उनमें कंपैरिजन किया जाता है। और कंपैरिजन करने के लिए हम लाइक और एज वर्ड का प्रयोग करते हैं। जहाँ कहीं भी आपको दो चीज़ों की तुलना की गई हो और लाइक और एज वर्ड दिख जाए तो आप समझ लो कि वो सिमिली है। सिंपल एग्जाम्पल इज रॉबर्ट बर्न्स। रॉबर्ट बर्न्स की एक कविता है जिसमें लाइन है, ओ माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। यहाँ पे कवि अपने प्यार की तुलना लाल गुलाब से करता है, तो वो बोलता है कि ओ माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। तो लव की तुलना रेड रोज से की गई है और लाइक वर्ड का प्रयोग यहाँ पे किया है, तो ये हमारी सिमिली हो गई। इसका दूसरा उदाहरण सैमुअल टेलर कोलरिज की पोएम है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। इसमें कवि लिखता है, एंड आइज मास्ट हाई केम फ्लोटिंग बाय एज ग्रीन एज एमरल्ड। एमरल्ड का मतलब होता है, एमरल्ड का मतलब होता है पन्ना, हिंदी में अगर बोलेंगे तो पन्ना, जिसका रंग होता है हरा। तो वो बता रहा है कि समुद्र में जो मास्ट है, जो आइस है, उसका कलर जो है पन्ने के जैसे समान हरा हो गया है। तो एज ग्रीन एज एमरल्ड, तो एमरल्ड की तुलना, पानी की तुलना वहाँ पे एमरल्ड से की गई है, तो एज वर्ड का प्रयोग किया गया है। तो ये भी एक सिमिली का अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पे और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, एज बिग एज एलिफेंट, हाथी के जितना बड़ा, एज ब्लैक एज कोल, कोयले के जैसे काला, एज ब्लाइंड एज ए बैट, चमगादड़ के जैसे अंधा, एज बोल्ड एज ब्रास, पीतल के जैसे मजबूत, एज बोरिंग एज वॉचिंग पेंट ड्राई, ऐसे बोरिंग जैसे कि बिना किसी रंग के या सूखे रंग की किसी चीज़ को देख रहे हैं, एज ब्रेव एज ए लॉयन, शेर के जैसे बहादुर, एज ब्राइट एज ए बटन, बटन के समान चमकीला, एज बिजी एज ए बी, मधुमक्खी या मक्खी के जैसे व्यस्त। तो हमने सभी में देखा कि एज और लाइक वर्ड का जहाँ प्रयोग हुआ वहाँ पे हमने जो कंपैरिजन हुआ उसको नाम दिया सिमिली। तो पिछले एग्जाम्पल में अगर हम मुड़ के देखें, अगर हम पिछले इसमें मुड़ के देखें पिछली स्लाइड में, तो हम पाएंगे कि यहाँ पे देखिए सिमिली का प्रयोग हुआ है और यहाँ पे निबलंग वॉल्स बार्ब्ड लाइक ब्लैक पाइन। तो निबलंग वॉल्स का, यहाँ पे निबलंग का मतलब होता है, ये एक विदेशी टर्म है जिसका मतलब होता है कि कोई बोना व्यक्ति। तो निबलंग वॉल्स, बोने जो वॉल्व हैं उनकी तुलना की गई यहाँ पे ब्लैक पाइन से। उनकी निबलिंग वॉल्स बार्ब्ड लाइक ब्लैक पाइन फॉरेस्ट, तो ब्लैक पाइन फॉरेस्ट की तुलना वो बार्ब्ड निबलिंग वॉल्व से की गई है और वर्ड प्रयोग किया बीच में कंपैरिजन के लिए, वो है लाइक। तो यहाँ पे हमने इसलिए इसको कहा कि यहाँ पे सिमिली का प्रयोग हुआ। तो जहाँ कहीं भी दो वर्ड्स की तुलना, दो चीज़ों की तुलना की जाती है और तुलना करने के लिए अगर हम किसी जो वर्ड यूज़ करते हैं वो लाइक और एज का प्रयोग करते हैं तो वो सिमिली होती है। दोस्तों आप एक चीज़ भी याद रखना यहाँ पे कि जो लाइक और एज वर्ड है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पिछली बार रीट लेवल 1 में शायद पूछा गया था कि कौन से ऐसे दो वर्ड्स हैं जिनका यूज़ करते हुए हम सिमिली का प्रयोग करते हैं। तो सही ऑप्शन था आपका लाइक और एज का जो कॉम्बिनेशन था वो आपका सही ऑप्शन था। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आप नोट करें और ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं मेटाफर की ओर। A metaphor is a word or phrase that is used to make a comparison between two people, things, animal or places। जैसा कि सिमिली में था वैसा ही मेटाफर में है। मेटाफर में भी दो कोई लोगों या वस्तुओं या जानवरों या दो जगह के बीच में कोई तुलना की जाती है। It equates two things not because they are same but for the sake of comparison और symbolism। मेटाफर के अंतर्गत दो चीज़ों की तुलना की जाती है, इसलिए नहीं कि वो समान है बल्कि सिंबोलिज्म के प्रयोग के लिए या तुलना करने के लिए, दो चीज़ों की तुलना करने के लिए ऐसा किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, इफ बर्न्स हैड सेड ओ माई लव इज़ अ रेड रेड रोज। अब यहाँ पे लाइक वर्ड को हटा दिया, अरे मेरा प्यार लाल गुलाब के जैसा है।
ओ माई लव इज अ रेड रेड रोज। यहाँ पे लाइक वर्ड था, पिछले हमने सिमिली जब पढ़ा तो यहाँ पे था ओ माई लव इज लाइक रेड रेड रोज था, यहाँ पे लाइक वर्ड को हटा दिया। तो बिना लाइक और एज वर्ड के जब हम दो चीज़ों की तुलना करते हैं तो वो मेटाफर हो जाता है। तो ये मेटाफर हो जाता है। अगर रॉबर्ट बर्न्स अपनी कविता में लाइक वर्ड यूज़ नहीं करता, सिर्फ ऐसे लिखता ओ माई लव इज़ अ रेड रेड रोज, तो ये सिमिली ना होकर के मेटाफर हो जाता। तो आप समझ गए होंगे कि जब दो चीज़ों की तुलना करते हैं और लाइक और एज वर्ड का प्रयोग करेंगे तो सिमिली है, और जहाँ पे लाइक और एज वर्ड का प्रयोग नहीं होगा वो मेटाफर है। इसके और एग्जाम्पल्स आप देखें। द स्नो इज़ अ वाइट ब्लैंकेट, बर्फ़ की तुलना सफ़ेद चादर से की गई है, तो सफ़ेद चादर और बर्फ़ एक जैसी बताई गई है। हर लवली वॉइस वाज म्यूजिक टू हिज ईयर्स, उसकी मधुर आवाज़ की तुलना म्यूजिक से की गई है। द एलिगेटर्स टीथ आर वाइट ड्रैगन्स, मगरमच्छ के दांतों की तुलना खंजर से की गई है। देयर होम वाज ए प्रिजन, उनके घर की तुलना एक जेल से की गई है। शी इज़ ए पिकॉक, लड़की की तुलना पिकॉक से की गई है। ही इज़ ए शाइनिंग स्टार, वो एक चमकीला तारा है, व्यक्ति की तुलना चमकीले तारे के समान, सितारे के समान की गई है। टाइम इज़ मनी, समय की तुलना पैसे से की गई है। शी फील्स दैट लाइफ इज़ ए फैशन शो, यहाँ पे लाइफ की तुलना फैशन शो के द्वारा की गई है। द वर्ल्ड इज स्टेज, एक वर्ल्ड को स्टेज बताया गया है। स्टेज और वर्ल्ड में सिमिलरिटी, समानता बताई गई है। यहाँ कहीं भी किसी भी एग्जाम्पल में हमने लाइक और एज वर्ड का प्रयोग नहीं देखा, और दो चीज़ों में कोई ना कोई समानता ढूंढी गई है। दो डिसिमिलर चीज़ों में, दो असमान चीज़ों में एक कोई ऐसा सिमिलर पॉइंट है जो कि उसमें यहाँ पे कॉमन पॉइंट है जो कि दोनों में देखा गया है। तो जब हम दो डिसिमिलर चीज़ों को कोई सिमिलर पॉइंट या कोई कॉमन पॉइंट दिखाते हैं, शो करते हैं, कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो ऐसी वो सारे एग्जाम्पल्स को हम मेटाफर के अंतर्गत लेंगे। और जब इनमें लाइक और एज वर्ड का प्रयोग हो जाएगा तो हम उसको सिमिली के तौर पे देखेंगे। इसको और क्लियर करने के लिए आगे की स्लाइड पे चलते हैं। मेटाफर वर्सेस सिमिली। A simile compares two things using the word like and as। सिंपल याद रखें आप कि जहाँ भी दो चीज़ों की तुलना करने के लिए like और as वर्ड का प्रयोग किया गया है तो वो सिमिली है। एग्जाम्पल, माई फादर ग्रम्बल्स लाइक अ बियर इन द मॉर्निंग्स। अब यहाँ पे माई फादर की तुलना यहाँ पे बेयर से की गई है, बेयर इन द मॉर्निंग्स। जिस तरह से सुबह सुबह भालू ग्रम्बलिंग करते हैं, ग्रम्बलिंग करने का मतलब मुंह से दहाड़ने की आवाज़ निकालना, गुर्राने की आवाज़ निकालना। तो जिस तरीके से सुबह सुबह भालू गुर्राने की आवाज़ निकालता है, उसी तरीके से जो स्पीकर बोल रहा है कि मेरे पिताजी की भी यही हालत है। और यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है लाइक, तो लाइक का प्रयोग करके दोनों की तुलना की गई है। तो ये हो गई आपकी सिमिली। ओके, अब हम दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। मेटाफर की बात करते हैं। मेटाफर ऑल्सो कंपेयर्स टू थिंग्स बट इट डजंट यूज द वर्ड लाइक और एज। ये लाइक और एज वर्ड का प्रयोग नहीं करता, इनके प्रयोग के बिना ही वो दो डिसिमिलर चीज़ों में कोई कंपैरिजन करता है। सेम एग्जांपल को हम यहाँ ले, माई फादर इज अ बेयर इन द मॉर्निंग्स। यहाँ पे लाइक वर्ड को हटा दिया या ग्रम्बल्स को हटा दिया। माई फादर इज अ बेयर इन द मॉर्निंग्स, मेरे पिताजी सुबह भालू के जैसे प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पे माई फादर और बेयर की तुलना की गई है, तो यहाँ पे लाइक और एज वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया। तो ये हो गया मेटाफर का एग्जाम्पल और ये हो गया आपका सिमिली का एग्जाम्पल। तो मुझे विश्वास है कि सिमिली और मेटाफर आपको क्लियर हो चुका होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज द रिपीटिशन ऑफ स्पीच साउंड इन ए सीक्वेंस ऑफ नियर बाय वर्ड्स। एलिट्रेशन में क्या होता है कि जो पास के शब्द हैं उसमें जो साउंड है उसका रिपीटिशन होता है, उसकी पुनरावृत्ति होती है। यूजुअली द टर्म इज अप्लाइड ओनली टू कॉन्सोनेंट्स। और ये पुनरावृत्ति अधिकांशतः हम देखते हैं कि जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं ना उन्हीं की होती है। कॉन्सोनेंट तो आप जानते होंगे, ए ई आई ओ यू आपके वोवल्स हैं, और इनको छोड़ करके जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो कॉन्सोनेंट्स की पुनरावृत्ति होती है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं, कहीं कहीं वोवल भी आ सकते हैं। तो ये एक कॉमन फिगर ऑफ स्पीच है जिसका प्रयोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेंशन है। इट इज़ अ कॉमन फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड फॉर टंग ट्विस्टर्स एंड जिंगल्स। जिंगल जो होते हैं, जिंगल मतलब होता है गाना, छोटा गाना जो होता है उसको जिंगल बोलते हैं। और टंग ट्विस्टर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम अपने प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ऐसे फ्रेजेस का, वर्ड्स का प्रयोग करते हैं तो उनको हम टंग ट्विस्टर्स कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे टंग ट्विस्टर और जिंगल्स क्या हैं।
अब एग्जाम्पल एलिट्रेशन को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। एन एग्जाम्पल इज द रिपीटेशन ऑफ द एस, टी, एच एंड डब्ल्यू कॉन्सोनेंट्स इन शेक्सपियर सोनेट 30। शेक्सपियर की सोनेट नंबर 30 में एस, टी, एच और डब्ल्यू कॉन्सोनेंट्स का रिपीटेशन किया गया है और ये एलिट्रेशन के परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। तो एलिट्रेशन के परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। तो इस सोनेट के जो लाइन्स हैं उनको हम ठीक से एक बार ऑब्जर्व करते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखिए, वेन टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, यहाँ पे देखिए ब्लैक इंक से जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स हैं, एस साउंड है, वो रिपीट हो रही है। वेन टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, यहाँ पे सेशंस में एस आया, स्वीट में एस आया और साइलेंट में एस आया। तो नेबरिंग वर्ड्स में जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है तो वही एलिट्रेशन होता है। अब सेकंड लाइन देखिए, आई समन अप रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट, इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है। तीसरी लाइन देखें, आई सा द लैक ऑफ मैनी अ थिंग आई सॉट, यहाँ पे टी एच का रिपीटेशन है, तो ये भी एक आपके एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। लास्ट लाइन देखें, एंड विद ओल्ड वूज न्यू वेल माई डियर टाइम्स वेस्ट, यहाँ पे डब्ल्यू जो साउंड है, डब्ल्यू जो कॉन्सोनेंट है उसका रिपीटेशन हुआ है। विद में डब्ल्यू है, वूज में डब्ल्यू है, वेल में डब्ल्यू है और वेस्ट में डब्ल्यू है, तो बार बार डब्ल्यू साउंड आई है। तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल आपके एलिट्रेशन का। और आपको मैं बता दूं कि शायद 2015 रीट एग्ज़ाम में ये फर्स्ट वाली लाइन आई थी और इसमें पूछा गया था कि इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। इस तरीके से आने वाले एग्जाम्स में इनमें से कोई दूसरी लाइन भी आ सकती है। तो एलिट्रेशन यहाँ पे हुआ है क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हुई है वर्ड्स में। तो जब नेबरिंग वर्ड्स में सेम साउंड रिपीट होती है तो हम उसको एलिट्रेशन बोलते हैं। इसके और एग्जाम्पल्स आप देखें, सेली सेल्स सी सेल्स, यहाँ पे देखिए सेली में एस है, सेल्स में एस है, सी में एस है, तो यहाँ पे एस साउंड आई है बार बार, तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया आपका एलिट्रेशन का। वॉल्टर वंडर्ड वेयर विनी वॉज, वॉल्टर में डब्ल्यू, वंडर्ड में डब्ल्यू, वेयर में डब्ल्यू, विनी में डब्ल्यू और वॉज में डब्ल्यू, बार बार डब्ल्यू साउंड आई है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है आपके एलिट्रेशन का। ब्लू बेबी बोनेट्स, ब्लू में बी, बेबी में बी और बोनेट में बी, तो बी साउंड, ब साउंड यहाँ पे बार बार रिपीट हुई है, बी कॉन्सोनेंट बार बार आ रहा है, ये भी एलिट्रेशन है। निक नीडेड नोटबुक्स, निक एन, नीडेड एन, नोटबुक्स एन, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि बार बार जो है कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हुआ है। अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देखें, एलिसिस आंट एट एप्पल्स एंड एकॉर्न्स, यहाँ पे देखिए एलिस में ए है, आंट में ए है, एट में ए है, एप्पल्स में ए है, एंड में ए है, एकॉर्न्स में ए है, बार बार ए साउंड आ रही है, तो ये भी एक आपका एलिट्रेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। जैसा कि मैंने कहा था, इसकी डेफिनेशन में दिया गया था कि इसमें ज़्यादातर देखा गया है कि कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है, लेकिन ऐसा ही हो ऐसा कोई गारंटी नहीं है, वोवल साउंड का रिपीटेशन भी हो सकता है। और यहाँ पे देखिए एलिस आंट एट एप्पल्स, इसमें वोवल साउंड का रिपीटेशन हुआ है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखें कि जहाँ कहीं भी कोई साउंड का रिपीटेशन होता है, पुनरावृत्ति होती है किसी ध्वनि की, किसी कॉन्सोनेंट या वोवल की, तो हम वहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच हमें निर्धारण करना है वो होगी एलिट्रेशन। तो आप समझ गए होंगे कि एलिट्रेशन की परिभाषा और एलिट्रेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ध्यान रखना है कि सेम साउंड रिपीट हुई है, अगर रिपीट हुई है तो वो एलिट्रेशन है। और एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि जो वर्ड है उस वर्ड के बिगनिंग में साउंड रहती है, वर्ड के बीच में नहीं। जैसे सैली वर्ड है तो सैली का श शुरू में आ गया, ऐसे नहीं कि ये बीच का ए और एल, यहाँ पे वो साउंड नहीं मिलेगी आपको, बिगनिंग में ही रिपीटिशन जो होगी साउंड की वो इनिशियल साउंड की रिपीटिशन होगी, किसी भी वर्ड के शुरुआती साउंड आएगी वो। जैसे वेन टू द सेशंस में, सेशंस में जो वर्ड सेशन की बात करें तो एस जो है वो शुरू में आ गया, स्वीट में एस शुरू में आ गया, साइलेंट शुरू में आ गया। तो जब इनिशियल साउंड का रिपीटिशन होता है तो हम उसको एलिट्रेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन किसे कहेंगे? अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और एब्स्ट्रैक्शन इज एंडाउड विद ह्यूमन क्वालिटीज और एबिलिटीज।
जब किसी निर्जीव वस्तु को, जिसमें जीव नहीं है, ऐसी निर्जीव वस्तु को हम ह्यूमन क्वालिटीज़ दे दें, ह्यूमन योग्यताएं दे दें, एबिलिटीज़ दे दें, मानो कि कोई एबिलिटीज़ दे दें, क्वालिटीज़ दे दें, तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहेंगे। मतलब आदमी के जैसे गुण व्यक्ति में आ जाए, उस किसी चीज़ में हम दिखाने लग जाएं, तो वो पर्सोनिफिकेशन होगा। दूसरे शब्दों में हम कहें टू ऐड ए ह्यूमन ट्रेट, ट्रेट यानी क्वालिटी, टू ऐड ए ह्यूमन ट्रेट टू एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। किसी निर्जीव वस्तु में अगर हम ह्यूमन ट्रेट को ऐड कर देते हैं तो वो हो जाता है आपका पर्सोनिफिकेशन। एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। द स्टार्स डांस्ड। अब स्टार्स निर्जीव है, इनएनिमेट है, लेकिन उन्होंने डांस किया। ह्यूमन डांस करते हैं, मानव डांस करता है, आदमी डांस करता है, तो आदमी का गुण है डांस करना, तो आदमी के इस गुण को हमने स्टार्स को दे दिया, तो ये हो गई पर्सोनिफिकेशन। द स्टार्स डांस्ड प्लेफुली इन द मून लाइट स्काई। चांदनी रात में तारों ने बहुत ही खुशी से डांस किया। तो तारों ने खुशी से डांस किया, तारे कभी डांस नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमने तारों को मानवीय गुण दे दिया, तो इसको हम मानवीकरण या पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखें। द फर्स्ट रेज ऑफ मॉर्निंग टिप टॉयड थ्रू द मीडो। मीडो यानी घास का मैदान होता है। तो ये बोल रहा है कि फर्स्ट रेज ऑफ द मॉर्निंग, सुबह की पहली पहली किरणें, टिप टॉयड। टिप टॉयड का मतलब होता है कि जब हम अपने पंजों के बल चलते हैं, मतलब पूरे पाँव को नहीं टिकाते ज़मीन पे, और हल्के हल्के से जब चलते हैं पंजों के बल, अंगुलियों के बल, तो उसको बोलते हैं टिप टॉयड मूवमेंट। तो ये बोल रहा है कि जिस तरीके से आदमी अपने पंजों के बल चलता है, ठीक उसी तरह से सूरज की ये सुबह सुबह की किरणें भी इस घास के मैदान पे ऐसे ही चल रही है। तो टिप्टॉइड जो क्वालिटी है वो ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी है। उस क्वालिटी को हमने यहाँ पे किसको दे दिया? फर्स्ट रेज ऑफ मॉर्निंग को दे दिया। तो ये भी मानवीकरण या पर्सोनिफिकेशन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। द बीज प्लेड हाइड एंड सीक विद द फ्लावर्स। हाइड एंड सीक मतलब लुका छिपी का खेल। तो मधुमक्खियाँ फूलों के साथ लुका छिपी का खेल रही थी। अब मधुमक्खी जो है वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें ह्यूमन बीइंग के ट्रेट को दिखाया गया है, मानव के ट्रेट को, मानव की क्वालिटी को दिखाया गया है, लुका छिपी के खेल को, फूलों को और मधुमक्खी के बीच में, जैसे मानो दो ह्यूमन बीइंग्स के बीच में लुका छिपी का खेल हो रहा हो, वैसे खेल हो रहा था। तो यहाँ पे फ्लावर्स और बीज के बीच के इस गेम को एक ह्यूमन गेम के तौर पे लिया गया है, तो इसलिए ये पर्सोनिफिकेशन है। द विंड हावर्ड इट्स माइटी ऑब्जेक्शन, मतलब इतने ज़ोर से हवा चली कि ऐसे मानो जैसे वो एक अपना ऑब्जेक्शन जाहिर कर रही हो, वो भी बड़े ज़ोर से। तो आदमी किसी चीज़ का विरोध करता है, लेकिन यहाँ पे हवा विरोध कर रही है। तो विरोध करने की जो क्वालिटी है वो मानव में है, लेकिन यहाँ पे हवा में इस क्वालिटी को दिखाया गया है। तो ये भी एक आपका परफेक्ट एग्जाम्पल है पर्सोनिफिकेशन का। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब किसी निर्जीव वस्तु या कोई ऐसी जो ह्यूमन बीइंग नहीं है और उसमें ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी दिखाई गई, मानव नहीं और मानव की क्वालिटी किसी चीज़ में दिखाई गई है, तो वो मानवीकरण होगा, वो पर्सोनिफिकेशन कहलाया जाता है। अंग्रेजी की भाषा में उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहेंगे। पर्सोनिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। पर्सोनिफिकेशन में क्या, मानव की क्वालिटी किसी अमानवीय चीज़, वस्तु, जानवर, जीव जंतु, इन सबको देख करके हम उस तरीके से बात करते हैं, तो वो मानवीकरण होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी फिगर ऑफ स्पीच है एसोनेंस। एसोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड्स इन वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर। एसोनेंस को लेकर के और एलिट्रेशन को लेकर आप कंफ्यूज मत होना, ठीक से समझना। इसमें क्या होता है कि वोवल साउंड का रिपीटेशन होता है। एलिट्रेशन में क्या हो रहा था, आपके एलिट्रेशन में आपके कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो रहा था, और वो इनिशियल साउंड में था। यहाँ पे विद इन द वर्ड, शब्दों के अंदर जो है ना वो रिपीटेशन होगा। वर्ड्स का जब एग्जांपल देखेंगे समझ में आएगा। तो पास के आस पड़ोस के जो वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स में जब वोवल साउंड का रिपीटेशन होता है तो हम उसको एसोनेंस बोलते हैं। इसका दूसरा नाम वोकेलिक राइम भी है। इसका एक नाम हो रहा है वोकेलिक राइम। और ये क्वेश्चन लास्ट एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है जिसको वोकेलिक राइम के नाम से जानते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें।
अब देखिए इसके एग्जाम्पल को आप देखेंगे तो समझ में आएगा। वी लाइट फायर ऑन द माउंटेन। अब यहाँ पे देखिए लाइट में आई वर्ड, आई लेटर और फायर का आई लेटर, तो यहाँ भी आई और यहाँ भी आई, तो वोवल लेटर रिपीट हुआ है, वोवल साउंड रिपीट हुई है, लाइट फायर। तो ये आपका हो गया एसोनेंस का परफेक्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, आई फील डिप्रेस्ड एंड रेस्टलेस। डिप्रेस्ड में ई की साउंड है, रेस्टलेस में ई की साउंड है, तो ये साउंड वोवल साउंड का रिपीटेशन है, तो ये एसोनेंस है। गो एंड मो द लॉन, गो एंड मो द लॉन, यहाँ पे ओ साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, ये भी एसोनेंस है। जॉन वेंट हियर एंड देयर एंड एवरीवेयर, देयर, हेयर, एवरीवेयर, यहाँ पे हेयर में भी ई, देयर में ई और वेयर में ई, तो यहाँ पे वोवल साउंड का रिपीटेशन है, तो ये भी आपका एसोनेंस का एक एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल है। द इंजीनियर हेल्ड द स्टीयरिंग एंड टू स्टीयर द व्हीकल। तो इंजीनियर में डबल ई की साउंड, स्टीयरिंग में भी वो डबल ई की साउंड और स्टीयर में भी डबल ई की साउंड, तो ई की साउंड इंजीनियर में, स्टीयरिंग में, स्टीयर में ई की साउंड जो वोवल साउंड आ रही है, वो साउंड जब रिपीट हो रही है, तो ये सभी जो एग्जाम्पल्स हैं वो एसोनेंस के एक अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। नीचे कुछ और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो कि लिटरेरी वर्ड से दिए गए हैं, जो किसी न किसी कवि या लेखक के द्वारा प्रयुक्त किए गए हैं। तो यहाँ पे 5 वोवल होते हैं आपके इंग्लिश लैंग्वेज में, ए, ई, आई, ओ, यू। तो 5 लाइन यहाँ पे दी गई है। पहली लाइन में ए वोवल रिपीट हो रही है, दूसरे में ई, तीसरे में आई, चौथे में ओ और 5वीं लाइन में यू का रिपीटेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। देखिए पहली लाइन आप देखिए, फॉर द रेयर एंड रेडियंट मेडन हुम द एंजल्स नेम्ड लेनोर। ये एडगर एलन पो एक अमेरिकन पोइट है, उन्होंने इस लाइन का प्रयोग किया है। तो रेयर में ए साउंड, रेडियंट में ए साउंड और मेडन में ए साउंड, तो हम देख रहे हैं कि बार बार ए वोवल रिपीट हो रहा है, तो ये एसोनेंस हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, देयरफॉर ऑल सीजन्स शेल बी स्वीट टू दी। सीजन्स में ई, बी में ई, स्वीट में ई और दी में ई, बार बार ई साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, तो ये एसोनेंस हो गया। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, डिजायर में आई हर्ड विद दोज हु फेवर फायर, विद में आई और फायर में आई, तो बार बार यहाँ पर भी ये आई साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, तो ये भी एक एसोनेंस का उदाहरण हो गया। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है फायर एंड आइस। और हियर ऑल्ड ट्रीटन ब्लो हीज रीद्ड हॉर्न, ट्रीटन में ओ साउंड, ब्लो में ओ साउंड और हॉर्न में ओ साउंड का रिपीटेशन होने से ये एसोनेंस हो गया। लास्ट लाइन देखिए, अनसर्टेन रसलिंग, अनसर्टेन रसलिंग ऑफ ईच पर्पल कर्टेन, रसलिंग की यू साउंड और पर्पल की यू साउंड और कर्टेन की यू साउंड, तो यहाँ पर यू साउंड का रिपीटेशन होने से ये भी एसोनेंस हो गया। तो हमने सीखा कि जब वर्ड के अंदर, विद इन द वर्ड, कोई वोवल साउंड रिपीट होती है नेबरिंग वर्ड्स में, आसपास के शब्दों में, तो हम उसको एसोनेंस बोलते हैं। और जब इनिशियल कोई साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड या वोवल साउंड रिपीट होती है, तो उसको एलिट्रेशन बोलते हैं। तो इनको लेकर के आप कंफ्यूज ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। राइम, जिसके बारे में आपको बता रहा था शुरू में कि राइम रिपीटिंग साउंड एट एंड ऑफ वर्ड्स। हम कोई भी पोएटिक एक्सट्रैक्ट दिया जाता है, कोई भी पद्यांश दिया जाता है, उसके अंतिम शब्द को देखना और उसके साउंड को ऑब्जर्व करना है। अगर साउंड रिपीट होती है तो हम उसको बोलते हैं कि ये वर्ड दूसरे वर्ड से राइम कर रहा है, अदरवाइज राइम नहीं कर रहा। राइम स्कीम इज द सेट, राइम स्कीम इज द सेट ऑफ लेटर्स that represent the rhyming pattern of a poem. We call these letter variables. Rhyme scheme वो लेटर्स का सेट है जो रिप्रेजेंट करता है कि ये राइम का पैटर्न क्या है, और इसको हम
लेटर वेरिएबल्स भी बोलते हैं। ये लेटर्स जब वेरी करते हैं तो हम इसलिए हम इनको लेटर वेरिएबल्स के नाम से भी जानते हैं। एंड वी यूज कैपिटल लेटर्स टू इंडिकेट ईच लाइन्स विच लाइन्स राइम विद ईच अदर। और इसके लिए हम कैपिटल लेटर में ए बी सी डी जो भी हमारे राइमिंग होगी उसको हम कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं। अब देखिए पहला एग्जांपल देखिए, ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। यहाँ पे ब्यूटीफुल वर्ड डार्क किया हुआ है, लास्ट वर्ड पे हमारा फोकस रहना चाहिए और कहीं नहीं। इसको थोड़ा जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all। अब यहाँ पे आप देखिए ब्यूटीफुल और वंडरफुल सेम साउंड है, इसलिए हमने यहाँ पे ए लिखा, वंडरफुल के आगे भी ए लिखा। स्मॉल ऑल, यहाँ पे स्मॉल वर्ड ब्यूटीफुल वर्ड से अलग साउंड है, इसलिए यहाँ पे हमने बी लिखा। और स्मॉल की जैसी साउंड है वैसी ऑल की साउंड है, इसलिए हमने बी लिख दिया। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जैसे मान लो ये वंडरफुल यहाँ स्मॉल की जगह पे होता तो हम यहाँ पे ए 2 बार रिपीट कर देते, और वंडरफुल की जगह स्मॉल होता तो स्मॉल और ऑल कंटिन्यू हो जाते तो बी साउंड कंटिन्यू कर देते। मतलब हम ए से बी तभी चेंज करेंगे जब साउंड चेंज होगी, अगर साउंड चेंज नहीं होगी तो हम सेम लेटर को कंटिन्यू करते जाएंगे। समझ गए होंगे? ब्यूटीफुल, इसलिए सबसे पहले ए लिखना है हमको। अगर सेम साउंड रिपीट होती है तो वापस ए लिख देंगे, साउंड अगर चेंज होती है तो हम बी कर देंगे। जैसे ब्यूटीफुल अलग साउंड है, स्मॉल अलग साउंड है, फुल स्मॉल, ब्यूटीफुल स्मॉल, अलग अलग साउंड होने से हमने यहाँ पे लेटर चेंज कर दिया। वंडरफुल, ब्यूटीफुल वंडरफुल एक जैसी साउंड है तो हमने वापस लेटर ए यहाँ पे लिख दिया। स्मॉल ऑल सेम साउंड होने से यहाँ बी था, यहाँ भी बी कर दिया। तो एक एग्जांपल और देखें, पाइपिंग डाउन द वैलीज वाइल्ड, पाइपिंग सॉन्ग्स ऑफ प्लीजेंट ग्ली, ऑन ए क्लाउड आई सा ए चाइल्ड, एंड ही लाफिंग सेड टू मी, पाइप a song about a lamb, so I piped with merry cheer, piper piped that song again, so I piped he wept to hear। अब यहाँ पे हमको सिर्फ लास्ट वर्ड्स पे ध्यान देना है। यहाँ पे ये वर्ड्स को मैंने अलग अलग कलर से अंडरलाइन करके डार्क भी कर दिया है, तो ये समझने के लिए आसान रहेगा आपको। वाइल्ड, सबसे पहले ए लिख दिया हमने, ये अलग स्टेंजा है, ये अलग स्टेंजा है, इसकी तुलना इससे मत करना। वाइल्ड ए साउंड, ग्ली, वाइल्ड और ग्ली एक अलग साउंड है वाइल्ड से, इसलिए यहाँ पे बी आ गया। चाइल्ड, वाइल्ड जैसी साउंड है चाइल्ड की, तो यहाँ पे फिर अगेन ए आ गया। वाइल्ड चाइल्ड सेम साउंड होने से अगेन ए का रिपीटेशन हो गया। मी, ग्ली, मी दोनों में ई साउंड आ रहा है एंड में, इसलिए यहाँ पे अगेन बी हो गया, रिपीटेशन हो गया साउंड का। तो लैम्ब, वाइल्ड, ग्ली, चाइल्ड, मी, इन चारों से नहीं मिलता है, इसलिए हमने आगे बी से आगे बढ़ गए, हम सी पे चले गए। लैम्ब सी आ गया। चीयर, अब चीयर भी ऊपर की किसी साउंड से मैच नहीं करता, इसलिए यहाँ पे डी पे चले गए। अगेन भी किसी ऊपर की साउंड से नहीं मिलता, इसलिए यहाँ ई हो गया। हियर, चीयर से मिलता है, इसलिए यहाँ पे डी हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि राइम स्कीम कैसे हम लिखते हैं, कैसे इसको डिटरमाइन करते हैं। इसको डिटरमिन करने के लिए हमें ध्यान देना होगा किसी भी पोएटिक स्टेंजा के अंतिम वर्ड पे और उसके साउंड पे। साउंड को हम ऑब्जर्व करेंगे, अगर सेम साउंड है तो हम सेम लेटर से उसको इंडिकेट करेंगे, अगर साउंड चेंज हो गई तो हम उसके लिए दूसरा लेटर यूज करेंगे। अब ये सब पढ़ने के बाद में अब देखिए यहाँ पे 2015 का रीट का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मैंने लिया है, इसमें से जो क्वेश्चंस थे फिगर ऑफ स्पीच के उन क्वेश्चंस को लिया। अब आप खुद को यहाँ पे टेस्ट करो कि आप ये पढ़ने के बाद में ये आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है सेशंस, ये पोएटिक स्टेंजा है, ये पोएम 30 सोनेट 30 है विलियम शेक्सपियर की, वेन टू द सेशंस इसका टाइटल है। तो सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये लाइन किसका एग्जाम्पल है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज हुआ है, एलिट्रेशन हुआ है, एसोनेंस हुआ है, इमेजरी हुआ है या सिमिली हुआ है। तो सिमिली इसलिए नहीं हुआ क्योंकि लाइक और एज का प्रयोग कहीं नहीं हुआ। सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे सेशंस में एस साउंड,
स्वीट में एस साउंड और साइलेंट में एस साउंड, तो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है, इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है, और जब कभी भी ऐसा होता है तो वो कहलाता है एलिट्रेशन। तो ये आपका एलिट्रेशन हो गया आपका आंसर। दूसरा क्वेश्चन है द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज, दी गई पोएम की राइम स्कीम क्या है? तो राइम स्कीम जानने के लिए हम लास्ट के वर्ड्स को देखते हैं, थॉट, पास्ट, शॉर्ट, वास्ट। तो थॉट को हम ए मान दिया, ए दे दिया, फिर पास्ट को साउंड चेंज हो गई तो बी, शॉर्ट थॉट की साउंड है तो वापस ए, और वास्ट पास्ट जैसी साउंड है तो वापस बी। तो हमारा आंसर हो गया ए बी, ए बी। इसमें 4 क्वेश्चन थे, तीसरा क्वेश्चन था उसको बोर्ड ने डिलीट कर दिया था बाद में, क्योंकि उसके ऑप्शन सही नहीं थे, तो उसके बोनस मार्क्स मिले थे, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे लिया नहीं है। उसका कोई सेंस नहीं था क्योंकि उसके ऑप्शंस सही नहीं थे, गलत ऑप्शंस दे रखे थे। अब जो तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे वो देखो, पिक आउट द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। मेटाफर का करेक्ट एग्जाम्पल कौन सा है उसको पिक करो। ईजी लाइक टू लैम्प्स, यहाँ पे लाइक वर्ड का प्रयोग हो गया, और आई इज लाइक टू लैम्प्स, आंखों की तुलना 2 लैम्प से हो रही है, तो कंपैरिजन तो हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन लाइक वर्ड का प्रयोग हो गया तो ये सिमिली हो गई, ना कि मेटाफर। दूसरा द सीप ऑफ लाइफ मूव्ड ऑन, यहाँ पे जीवन की तुलना जहाज से की गई है, कि जैसे जहाज चलती गई वैसे ही जीवन भी चलता गया, तो यहाँ पे सीप और लाइफ की तुलना की गई है, लाइक और एज वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, रोजी लिप्स एंड चीक्स, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है। रोजी लिप्स, रोजी आपके यहाँ एडजेक्टिव है, गुलाबी होठ और गाल, कोई कंपैरिजन नहीं है। एज वाइट एज स्नो, यहाँ पे कंपैरिजन है कि स्नो के जैसे सफ़ेद, स्नो के जैसे सफ़ेद, स्नो बर्फ के जैसे सफ़ेद, लेकिन यहाँ पे एज वर्ड का प्रयोग हो गया, तो यहाँ पे जो आपका सेकंड ऑप्शन है उसमें 2 चीज़ों का कंपैरिजन भी हुआ और एज और लाइक वर्ड का प्रयोग भी नहीं हुआ, तो वो आपका मेटाफर का परफेक्ट एग्जाम्पल हो गया। तो आपका आंसर हो गया द सीप ऑफ लाइफ मूव्ड ऑन, ये मेटाफर हो गया। तो इस तरीके से आपने 2017 का पेपर देखा, 15 का पेपर देखा, और इससे रिलेटेड चीज़ों को हमने पढ़ा, तो मुझे विश्वास है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इसी तरीके से और भी टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए, समझने के लिए हमारा ये यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। आपकी उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ मैं सुरेंद्र आपसे विदा चाहता हूँ। फिर एक बार मिलेंगे हम, और ऐसे ही किसी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।